अच्छा, ओके। तो बेटे पहला बात है, रिवाइज थोड़ा कर लेते हैं। कल ए इनवर्स का फॉर्मूला निकाले थे बेटा। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला कल डिराइव किए थे। और ये फॉर्मूला को मैंने जैसे ही बोला था, आपको ये सारे फॉर्मूला 12th के आपको याद रखने अच्छे से। तो ए इनवर्स क्या होगा बेटे, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये पढ़े थे। तो एडजॉइंट ऑफ ए बेटे, पहले आपको ए का इनवर्स निकालने के लिए पहले तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा ना। सपोज क्वेश्चन में हमें इनवर्स निकालने के लिए बोला है और हमें ये भी नहीं बोला है कि यूजिंग एलिमेंटरी मेथड निकालो, खाली बोल दिया है कि इनवर्स निकालो। तो अगर इनवर्स निकाल ए इनवर्स निकालो तो बेटे इनवर्स निकालो मतलब हम डिटर्मिनेंट मेथड में निकालेंगे, वो ज्यादा इजी होता है ना। अच्छा, लेकिन बेटे उसके लिए स्टेप्स क्या क्या होंगे, स्टेप्स स्टेप्स क्या क्या होंगे बेटे। स्टेप 1, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, पहले पहले एडजॉइंट नहीं, पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बेटे, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर बेटे ए का डिटर्मिनेंट जीरो हो गया मतलब एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, तो सीधा ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। फिर यहीं पर क्या करेंगे बेटे, प्रोसेस को क्विट कर लेंगे। मेरा बात समझ रहे हो, यहीं पर प्रोसेस को क्विट कर लेंगे। लेकिन अगर बेटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आया, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आया, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। क्योंकि बेटा देखो, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो एडजॉइंट निकालने क्या फायदा, इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर और नॉट। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर वो जीरो आया तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट इक्वल टू जीरो आया एग्जिस्ट, फिर फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, फिर देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे क्या है बेटे, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अरे समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ओके। तो बेटे देखो, ये फॉर्मूला में ये जो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ है ये स्कालर है ना, ये स्कालर है। और एडजॉइंट ऑफ है मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट ऑफ है मैट्रिक्स के साथ ये स्कालर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ये स्कालर बाहर मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आगे चले थे, इसको लेके क्वेश्चन किए थे, एग्जाम्पल 24 में समझाया था। और एग्जाम्पल 24 के जैसा आपको कल असाइनमेंट दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक। आई होप आप कर चुके होंगे, राइट। यस सर। ये भी कल डिस्कस किए थे बेटे, ये भी कल डिस्कस किए थे। मैट्रिक्स ए दिया है, बी दिया है, वो बोला है कि वेरीफाई दैट बी ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बोलते रिवर्सल लॉ है ना, इसको वेरीफाई करने के लिए मैं बोला था। तो वेरीफाई करने के लिए आपको ए इनवर्स निकालना होगा, बी इनवर्स निकालना होगा, ए बी का भी इनवर्स निकालना होगा। तो बेटा ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा आपको, 1/1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बी इनवर्स निकालने के लिए निकालना होगा ए बी इनवर्स निकालना होगा। फिर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालना होगा, जो कि आरएचएस है। बी इनवर्स जो आया है उसके साथ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज बात बोलूंगा अभी, ठीक है। अच्छा, और फिर आप ए बी इनवर्स निकाले हो और एल एच एस आर एच एस इक्वल है दिखा दोगे, क्लियर है ना। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज देखो बेटे, सपोज आपका, सपोज एक 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 एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपका कुछ ऐसा आ रहा है, सपोज आपका ए इनवर्स कुछ ऐसा आया, ठीक है ना, मानो कुछ ऐसा आया, ठीक है, क्लियर है नॉट, कुछ ऐसा आ गया। बी इनवर्स कुछ ऐसा आया। अरे मेरे बात समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? यस सर। सर कॉलर चेंज। कलर चेंज करीबी, ब्लैक बोल रहा हूँ नहीं। ओके ओके सर ब्लू ब्लैक सर। ओके ओके, थोड़ा अच्छा ये व्हाइट है। सपोज मैं बी इनवर्स निकाल रहा हूँ और बी इनवर्स मेरा कुछ ऐसा आया है ना, ऐसा आया। अब देखो बेटे, मुझे अगर सपोज मुझे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालना है ना, देखो ए इनवर्स, अच्छा ये जो 11 ऐसा क्यों आया होगा बेटे, आप समझ सकते हो ना बेटे, क्योंकि 11 ए का डिटर्मिनेंट आया होगा और ये उसका एडजॉइंट आया होगा, है ना। ये ए का एडजॉइंट और ये 11 बेटे डिटर्मिनेंट, क्योंकि बेटा ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो ये जो मैट्रिक्स आया होगा ये ए का एडजॉइंट आया होगा और ये ए का डिटर्मिनेंट आया होगा। ये जो मैट्रिक्स आया होगा बी का एडजॉइंट आया होगा और ये बी का डिटर्मिनेंट आया होगा। मेरा बात समझ रहे हो? और मुझे यस सर। बी इनवर्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखो,
ए इनवर्स में जो ए इनवर्स का जो एडजॉइंट है ना, उसमें जो नंबर्स हैं, एलिमेंट्स है, बहुत सिंपल सिंपल से एलिमेंट है, 1 2 -3 4। बी इनवर्स के भी जो एडजॉइंट है ना, उसके जो नंबर्स है बहुत सिंपल नंबर्स है, 4 3 6 7, है ना बेटे। लेकिन जरा सोचो, अगर आप 1/11 को पहले ए इनवर्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हो, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन से करते हो, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1/11, ये क्या हो जाएगा 2/11, ये होगा -3/11, ये होगा 4/11, ये क्या होगा 4/2, 3/2, 6/2, 7/2, है ना, स्केलर जब 1/2 मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे करने के बाद जब आप बी इनवर्स ए इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको तकलीफ होगा बेटे। देखो आपका बी इनवर्स क्या आएगा बेटे, 2 3/2, 2 3/2 3 3 7/2 7/2। ए इनवर्स क्या आएगा, एक तुम बताओ, 1/11, 1/11 2/11 minus 2/11, 3/11 -3/11 4/11। अब देखो बेटे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि जो नंबर्स है ना, जब फर्स्ट रो ऐसे करोगे ना बेटे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड, ऐसे करोगे ना। अच्छा, जब मल्टीप्लाई करोगे ना, ये नंबर जो फ्रैक्शन है ना, ये बड़ा गड़बड़ी करेंगे आपके साथ, मतलब आपको बहुत मुश्किल में डाल देंगे। मल्टीप्लिकेशन करते करते कहीं पर गलती हो सकता है, ऊपर से अगर नेगेटिव माइनस माइनस कहीं पर लगाए तो और भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? तो इसका एक आसान तरीका है, ये तकलीफ आपको नहीं होगा। मेरा बात समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? हेलो? yes sir Yes, sir. Yes, sir. तो yes sir तरीका तरीका क्या होगा ना, शुरुआत में ही स्केलर को मल्टीप्लाई मत करो, शुरुआत में स्केलर को मल्टीप्लाई मत करो, जैसा है वैसा करके रखो बेटे। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालो। बी इनवर्स क्या है बेटे, 1/2 इंटू दिस 4 3 6 7 इंटू ए इनवर्स क्या है बेटे, 1/11 इंटू 1 2 -3 4। और आपको पता है कि ये जो दो स्केलर है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, और ये जो दो स्केलर है, ये दोनों स्केलर को आप डायरेक्ट लेके आगे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1/2 इंटू 1/11 इज इक्वल टू डायरेक्ट 1/22 इंटू, बस खाली आप ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। क्लियर और नॉट? तो आपको इजी होगा। Yes, sir. एवरीबॉडी गॉट इट? yes sir Yes, sir. ये करने से आपको इजी होगा ना, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना इजी है। और करने के बाद बाहर, इनफैक्ट आप बाहर 1/22 को रख भी सकते हो पूरा लास्ट तक। इनफैक्ट यहाँ पर भी आप बाहर 1/11 को रख भी सकते हो, अगर अंदर लेके मल्टीप्लाई भी करते हो कोई गलत नहीं है, अगर रखते हुए भी बाहर भी कोई गलत नहीं है, बिकॉज वो सबको पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। फिलहाल आप समझ गए मैं क्या बोलने की कोशिश किया यहाँ पर? ओके, yes sir मैं आपको आपके एनसीईआरटी में ही दिखा देता हूँ, आपको आपके एनसीईआरटी में ही मैं दिखा देता हूँ। हमेशा पूछते हो ना बेटे, सर ट्रिक क्या है, कैसे सब करें? बेटे एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे, आपके एनसीईआरटी से बेहतर बुक कुछ नहीं है। क्लियर है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए एनसीईआरटी से बेहतर बुक मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो। देखो यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब ये पीडीएफ है, पीडीएफ में गायब हो गया है बेटे, बार लाइन गायब हो गया बेटे। 4 3 1 2 एक लाइन होगा, मतलब डिटर्मिनेंट है। क्लियर और नॉट? ये 4 3 लाइन, सॉरी मैट्रिक्स है, ए इनवर्स मैट्रिक्स है, यहाँ पर ऐसे होगा, और 1/11 बार लिखा है। क्लियर और नॉट? और अरे समझो मेरा बात, और बी इनवर्स ये आए, Yes, sir. ठीक है ना? ओके, फिर ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करेंगे। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स जो करेंगे, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, ये 1/11 को लेके मैं अंदर सब में पहले मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं 1/11 को वैसा का वैसा लास्ट तक रखूंगा। क्लियर है ना? फिर बस मैट्रिक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और लास्ट को मैं 1/11 करके ही रखूंगा। मेरे बात समझ रही हो? ठीक है। और आपका ए बी का जो इनवर्स वो भी वही आया है, देख रहे हो कि नहीं, 1/11 दिस। क्लियर और नॉट? ठीक है, मेरा बात समझ रहे हो? ओके। yes sir तो यहाँ पर मैं फाइनली एक जगह पर ट्रिक लिख देता हूँ। ऐसा सवाल में ट्रिक क्या करोगे बेटे, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, पर्टिकुलरली यही टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या करोगे बेटे, ए इनवर्स आपका आएगा ना 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, उसका बस वैसा ही वैसा रखो। ठीक है ना? इसको लेके अंदर इसके मल्टीप्लाई मत करो, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन मत करो, स्केलर को बाहर वैसे ही रखो। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, उसको ही बेटे
वैसा ही वैसा रखो, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी को अंदर लेके मल्टीप्लाई मत करो, वैसा ही रखो। फिर ए बी इनवर्स निकालो, जो कि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसको भी वैसा ही वैसा रखो, बिल्कुल ही इसको लेके अंदर मल्टीप्लाई मत करो। फिर आप बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालोगे, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करते वक्त ये दोनों बस मल्टीप्लाई कर दोगे, बस एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको करना है, ठीक है ना। और बेटे आप देख लोगे कि इसी के साथ इक्वल आ जाएगा। तो मेरा बात ये है कि आप स्केलर को लेके अंदर मल्टीप्लाई मत करो, वैसा का वैसा बाहर रखो, इजी होगा आपके लिए, ठीक है। करने से भी होगा, लेकिन ऐसे ना करने से ज्यादा इजी होगा। क्लियर है ना। क्योंकि बेटे एक इंटरेस्टिंग सा चीज आप यहाँ पर देखो बेटे, आपका ये जो ए बी इनवर्स का जो फॉर्मूला है ना, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, बट अब सबको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, सबको पता है कि नहीं भाई? अरे ये चीजें पता है कि नहीं सबको भाई? यस सर। तीनों पढ़े थे। तो बेटा जब आप बी इनवर्स को ए इनवर्स में इस स्केलर को बाहर रख के मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको इजी क्यों हो रहा है? जब देखो बेटे, जब आप बी इनवर्स को ए इनवर्स में पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बेटे बस एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करना होगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके आपको ए बी इनवर्स का बाहर वाला स्केलर डायरेक्ट रह जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो? ए बी इनवर्स का बाहर वाला स्केलर डायरेक्ट मिल जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसका स्केलर और इसका स्केलर मल्टीप्लाई करो, ये मिल जाता है कि नहीं? ठीक है। यस सर। अच्छा, तो ये ट्रिक। आगे चले गए, समझ में आया मेरे बात? क्या मैं बोला वहां पर? अच्छा देखो बेटे, थ्योरम 5 देखो। थ्योरम 5 बोल रहा है बेटे, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टिबल एंड इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। फिलहाल वो पहला स्टेप क्या बोला है बेटे, अगर ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल है। हेलो एवरीबॉडी गेट माय पॉइंट? क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज वाला जो मैट्रिक्स होगा वो भी इन्वर्टिबल होगा। जरा देखो बेटे, प्रूव करते हैं। बेटे मानो ए इन्वर्टिबल है, मानो ए इन्वर्टिबल है। अच्छा ए इन्वर्टिबल है, इसका क्या मतलब है? ए का इट डिटर्मिनेंट इज नॉन सिंगुलर, इट इज जीरो नहीं नॉन होगा। सिंगुलर है ना, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो बेटा, हमें पता है कि ए का डिटर्मिनेंट एंड उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होते हैं, ये पहला प्रॉपर्टी से पढ़ा है डिटर्मिनेंट का। यस सर। तो बेटा अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया, ऑब्वियसली उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट एंड ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होते हैं। अच्छा बेटा, ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज क्या है बेटे? एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, और नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब दैट इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। अरे मेरे बात समझ रहे हो? अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो इन्वर्टिबल नहीं होता है, नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो देखो बेटे, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है ना, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इन्वर्टिबल। अरे यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। देखो फटाफट दादस, सबको समझ में आया? यस सर। ओके। अब बेटे देखेंगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला को मैं थोड़ा यहाँ पर बड़े बड़े करके लिख लेता हूँ, बड़ा बहुत इजी फॉर्मूला है बेटे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है बेटे, और मानो वो इन्वर्टिबल है। सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, तो उसका ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा, है ना। ए का ट्रांसपोज का मैं इन्वर्स निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना। ए का ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड दैट इज इन्वर्टिबल, में पता चल चुका है। तो उसका ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालता हूँ, है ना। दैट इज द सेम एज मैट्रिक्स ए का जो इन्वर्स निकलता है ना बेटे, उसका ट्रांसपोज। मेरा बात समझ रहे हो? खाली ये जो ट्रांसपोज एंड इन्वर्स है ना बेटे, ये खाली जगह चेंज कर रहे हैं, देख रहे हो? अरे देख रहे हो, टी बाहर यस जा सर। रहा है, -1 नीचे आ रहा है, देख रहे हो? मतलब ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स इज द सेम एज ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल के उसका जब इन्वर्स निकालोगे, वो क्या आएगा ना, उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स आया था उसी का ट्रांसपोज आ जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो? ओके, तो चलो इसको प्रूव करते हैं यहाँ पर। ओके। ओके, अच्छा बेटे इसको प्रूव करते हैं कि इसको अभी प्रूव करेंगे कि कैसे
ए इनवर्स का ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है ना। उसको मैं नीचे प्रूव करता हूं, देखो बेटे कैसे होता है। सो बेटे लेट ए इज इन्वर्टिबल, ठीक है, लेट ए इज इन्वर्टिबल, देयरफॉर उसका ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा, पता चल चुका है, राइट। अच्छा बेटे वी नो दैट, हमें पता है अगर एक इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, ए इन्वर्स। और हमें पता है कि ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, दोनों क्या होते हैं बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। एक यस सर। इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ उसका इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करो या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करो, क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो ये दोनों में से मैं कोई एक ले रहा हूँ, ठीक है ना, मानो मैं ये ले रहा हूँ, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, क्लियर और नॉट, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। बेटे ये दोनों मतलब दोनों साइड में मैं ट्रांसपोज लूंगा, ठीक है ना। देखो बेटे ये लेफ्ट वाला मैट्रिक्स एंड राइट वाला मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो दोनों का ट्रांसपोज भी इक्वल होगा, तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। सबको समझ में आ रहा है। यस सर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा बात ये बेटे कि आपको याद आ जाना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही आ जाता है। जरा रिकॉल करो बेटे, मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स लिख रहा हूं, जरा आप इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज क्या होगा बेटे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे बनेगा। कॉलम रो में चेंज हो जाएगा लेकिन सेम ही आएगा सर। हाँ, देखो बेटे फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया, ए जीरो जीरो को फर्स्ट कॉलम बनाया, जीरो बी जीरो को सेकंड कॉलम बना रहा हूँ, जी जीरो 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 सी को थर्ड कॉलम बना रहा हूँ। देखो बेटे क्या मैट्रिक्स चेंज हो गया क्या, नो सर। नहीं, है ना। तो एक इंटरेस्टिंग सा बात निकल के आता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स अगर मैं ले रहा हूँ, अब 2 by 2 का भी लेकर चेक कर लो, ए जीरो जीरो बी, चेक कर लो बेटे, इसका भी ट्रांसपोज ले जाओ, वही ए जीरो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना रहा हूँ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना रहा हूँ, है ना। देखो वही आ गया कि नहीं। हाँ, तो डायगोनल मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं वही मैट्रिक्स चला आता है। तो सिंपल सा बात है, इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, है ना, ऐसे ही बोल सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। अरे समझ रहे हो ना, हर डायगोनल मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, क्लियर और नॉट, यस सर। बिकॉज उसका ट्रांसपोज उसी के साथ बराबर आ जाता है। अच्छा, ऐसा करके भी मुझे देखने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोज निकाल के बेटे सिमेट्रिक पहचानने का तरीका क्या है बेटे, ना डायगोनल के दोनों तरफ सेम एलिमेंट होने चाहिए, मतलब देखो बेटे ये दोनों देखो सेम है कि नहीं, जीरो जीरो, ये दोनों भी सेम है, जीरो जीरो, ये दोनों भी सेम है, जीरो जीरो, है ना। हाँ, तो एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, तो बेटा आइडेंटिटी यस सर। मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट वन वन होते हैं, नॉन डायगोनल जीरो होते हैं। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज क्या होता है, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। मेरे बात समझ में आ रहा है, ओके। आई का ट्रांसपोज इक्वल टू आई। अच्छा बेटे आपको याद है ट्रांसपोज का रिवर्सल लॉ, ट्रांसपोज में के रिवर्सल लॉ पढ़े थे बेटे, कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, अरे समझ में आ रहा है। यस सर। अच्छा, तो बेटे यहाँ पर लिखा है ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, है ना बेटे, ये एक मैट्रिक्स है एक्स और ये मैट्रिक्स है वाई, ठीक है ना। एक्स इंटू वाई का ट्रांसपोज लिखा है, एक्स इंटू वाई ए का इनवर्स ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल हाँ, टू आई। तो बेटे रिवर्सल अप्लाई होगा बेटे, इसका ट्रांसपोज इनटू इसका ट्रांसपोज, अरे मेरे बात समझ रहे हो, इसका ट्रांसपोज मतलब ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू इसका ट्रांसपोज, अरे मेरे बात समझ गए, इज इक्वल टू आई, इक्वेशन 1, ठीक है। अब मैं दूसरा ले रहा हूं, दूसरा क्या बोलता है यस बेटे, दूसरा क्या बोलता है, इसको इरेज कर लूं, इसका कोई जरूरत नहीं है अभी के लिए। दूसरे को लेते हैं, दूसरे से क्या पता चलता है बेटे, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, है ना। बट यहां पर भी दोनों साइड में अगर ट्रांसपोज ले जाए
तो बेटा देखो यहाँ पर रिवर्सल अप्लाई होगा ट्रांसपोज में, x इंटू वाई का ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, y का ट्रांसपोज इंटू x का ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज इंटू a इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बेटा आई का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वही मैट्रिक्स आ जाता है। मेरा बात समझ रहे हो, ये इक्वेशन 2, ठीक है। यस सर। अच्छा बेटा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों से एक चीज पता चला, क्या पता चला जरूर देखते हैं, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बेटे इक्वेशन 1 से क्या पता चला है बेटे, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई आई इज इक्वल टू ए इज ट्रांसपोज इक्वल इंटू टू ए इनवर्स ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। मेरा बात समझ रहे हो, यस सर। अरे देख यस रहे हो। सर। तो बेटे एक इंटरेस्टिंग सा चीज देखो बेटे, मैं येलो कलर में इसको थोड़ी देर के लिए एक्स लिखता हूँ, थोड़ी देर के लिए येलो कलर में एक्स, थोड़ी देर के लिए इसको येलो कलर में वाई लिखता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है देखो बेटे, ये जो एक तो ट्रांसपोज को जो मैं येलो में वाई लिखा हूँ, इसको भी यहाँ पर वाई लिख रहा हूँ, और ये चीज को जो एक्स लिखा हूँ उसी को यहाँ पर भी एक्स लिख रहा हूँ। क्लियर है ना, क्योंकि सेम है, देख रहे हो कि नहीं, दोनों सेम है। तो बेटे क्या आ रहा है देखो बेटे, x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है बेटे, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, x एंड y आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इजंट इट, इजंट इट, यस सर। दे आर यस इनवर्स सर। ऑफ ईच अदर। यस। सो देयरफॉर A ट्रांसपोज एंड A इनवर्स का ट्रांसपोज आर आर इनवर्स ऑफ इक्वल। इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो बेटे ए ट्रांसपोज का इनवर्स ये है कि नहीं, तो देखो बेटे ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या यस निकला, सर। ये निकला है कि नहीं। अरे मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर और नॉट, यस सर। यस सर। प्रूव्ड। यस सर। हाँ, तो बेटे यहाँ पर पूरा अच्छे से पूरा क्लियर ऐसे लिखा है, तो आप इसको देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पर पूरा मतलब ये करके समझा रहा था, इसलिए मैं खुद लिखा, नहीं तो यहीं से भी समझा देता, लेकिन मैं पूरा लिखने की कोशिश। क्लियर और नॉट, सबको समझ में आया सारी चीजें, ओके। देखो क्लास में आने का क्या फायदा होता है, देखो बेटे अगर आप इसको घर में पढ़ते, तो देखो आपको यही बस एक ये थ्योरम समझने के लिए आपको मिनिमम आधा घंटा से 45 मिनट लग सकता है, अगर आप मतलब मेरे बात समझ रहे हो ना, अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे तो क्लास में हमेशा कभी भी एब्सेंट मत रहा करो, ठीक है ना। तो ठीक है, समझ गए ये चीजें। अच्छा ये थ्योरम बेटे, ये थ्योरम एनसीईआरटी में नहीं है, ये आरडी शर्मा में है, आरडी शर्मा में थ्योरम है, एनसीईआरटी में नहीं है। तो एक बाहर से बुक से मैं लाया हूँ, दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, बुक में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा ये थ्योरम, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसको देख लो। बेटे एक चीज मैट्रिक्स का याद करते हैं, मैट्रिक्स चैप्टर में एक इंटरेस्टिंग सा चीज पढ़े थे, उसको याद करते हैं। बेटे मैट्रिक्स चैप्टर में हम एडिशन में कैंसलेशन लॉ पढ़े थे, मतलब क्या पढ़े थे बेटे, कि मानो मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स सी, तो बेटा ऑटोमेटिकली मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स सी आर इक्वल, है ना, एडिशन में कैंसलेशन लॉ। क्लियर और नॉट, मेरे बात समझ होगी नहीं, हेलो। हेलो, ये हाँ यस सर। अच्छा कैंसलेशन लॉ पढ़े थे ना। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बोला था एक चीज, आपको याद रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन में एक चीज बोला था, क्या बोला था बेटे, कि सपोज ए बी इज इक्वल टू ए सी है ना, मानो ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए सी मैट्रिक्स, ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए सी मैट्रिक्स, देन it is not necessary, it is not necessary दैट बी इज इक्वल टू सी। that b is equal to, अगर बेटे ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, मानो ए बी, ए इंटू बी एंड ए इंटू सी दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गए, तो इसका ये मतलब नहीं कि बी एंड सी भी इक्वल मैट्रिक्स जरूर होंगे। और इसको वेरिफिकेशन किए थे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा, एनसीईआरटी में भी सवाल में भी था,
मे भी नहीं था, लेकिन एक दूसरे बुक से मैं आपको करवाया था बेटे। मतलब दो मैट्रिक्स से लिए थे, तीन मैट्रिक्स एबीसी लिए थे, और ए बी इज इक्वल टू ए सी हो रहा था, लेकिन बी इज इक्वल टू सी नहीं था, है ना। लेकिन बी इज इक्वल टू सी नहीं था, क्लियर और नॉट। ए बी इज इक्वल टू ए सी हो रहा था, लेकिन बी इज इक्वल टू सी यस नहीं था। तो वही मैं बोल रहा हूँ, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी इज इक्वल टू सी। नॉट नेसेसरी का मतलब है कि बी इज इक्वल टू सी होना जरूरी नहीं, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अरे मेरे बात समझ रहे हो, हो भी सकता है, नहीं यस भी हो सकता है ना। लेकिन बेटा एक इंटरेस्टिंग सा चीज देखो, बेटा एक इंटरेस्टिंग सा चीज देखो, इफ बी इज इक्वल टू सी, लेकिन अगर बी सी इक्वल है और दोनों साइड में आप ए को प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जरूर ए बी ऑलवेज इज इक्वल पॉसिबल टू ए दैट ए सी बी होगा, इज है ना। इक्वल टू ए सी। ये तो जरूर होगा, है ना, ये तो यस जरूर सर। होगा। क्योंकि बेटे बी सी इक्वल मैट्रिसेस हैं, है ना, बी सी इक्वल मैट्रिसेस है, मतलब पूरा दोनों एग्जैक्ट एक दूसरे का कार्बन कॉपी है ना, मतलब ये मैट्रिक्स पूरा इक्वल है। तो बी के साथ ए को प्री मल्टीप्लाई करना, सी के साथ ए को प्री मल्टीप्लाई करना, दे आर द सेम थिंग, क्लियर और नॉट। लेकिन अरे समझ रहे हो ना, लेकिन दोनों साइड में आइदर प्री मल्टीप्लाई करोगे या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे। ए बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, क्लियर और नॉट। एक साइड में ए को प्री मल्टीप्लाई करके दूसरे साइड में पोस्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्लियर और नॉट। दोनों साइड में प्री मल्टीप्लाई करेंगे या फिर दोनों साइड में पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ए को दोनों साइड में प्री मल्टीप्लाई किया हूं। और उसी तरह बेटे बी ए इज इक्वल टू सी ए, है ना, दोनों साइड में ए को मैं पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, क्योंकि बी सी दोनों इक्वल है ना बेटे। तो बी इंटू ए करो या फिर सी इंटू ए करो, एक ही बात है। अरे क्यों एक साइड में प्री मल्टीप्लाई दूसरे साइड में पोस्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बताओ। क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है हमेशा, क्लियर और नॉट। हेलो। यस सर। हाँ। यस सर। अच्छा ओके। उसी तरह बेटे तीसरा पॉइंट, इफ बी ए इज इक्वल टू सी ए, तो देन इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी इज इक्वल टू सी। अगर बी ए इज इक्वल टू सी हुआ तो जरूरी नहीं है कि बी इज इक्वल टू सी होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन बट इफ बी इज इक्वल टू सी शुरुआत से हमें पता है, तो बेटे बी ए इज इक्वल टू सी जरूर होगा, है ना, अगर शुरुआत से पता है ना। ठीक है। अच्छा, तो उसी के ऊपर ये थ्योरम है। तो मतलब मैट्रिक्स चैप्टर में हम देखे थे कि इट इज नॉट नेसेसरी कि बी इज इक्वल टू सी होगा, लेकिन अब देखेंगे हम अभी पता कर सकते हैं कि कब बी इज इक्वल टू सी होगा, कब बी इज इक्वल टू सी नहीं होगा, ये भी पता कर सकते हैं, क्लियर और नॉट। मतलब ऐसे ऐसे जो बोल दे रहे थे कि हाँ जरूरी नहीं है कि बी इज इक्वल टू सी होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे जो बोल रहे थे, अब डिटरमिनेंट चैप्टर में हम पता कर सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा डायरेक्ट, क्लियर और नॉट। तो देखो बेटे सुनो मेरे बात, ध्यान सुनो। थ्योरम थ्री क्या बोलता है। ये थ्योरम थ्री एनसीईआरटी का नहीं है, दूसरा बुक का थ्योरम थ्री है। एनसीईआरटी का थ्योरम थ्री अलग है, ठीक है। तो मैं इसको थ्योरम सिक्स बना देता हूँ। हाँ, तो बेटा थ्योरम सिक्स क्या बोलता है बेटा, देखो, इफ ए बी सी आर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन एंड ए इज नॉन सिंगुलर, एंड हु इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर। मैं दोबारा बोलता हूं, देखो बेटे, ए बी सी तीनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ए बी सी तीनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ ऑर्डर एन का। एंड अगर ए नॉन सिंगुलर है, ठीक है ना, अगर ए नॉन सिंगुलर है, तो बेटे सपोज ए बी इज इक्वल टू एस सी दिया है, तो गारंटीड बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो, गारंटीड बी इज इक्वल टू सी होगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, ये कब होगा, मैं इसको थोड़ा दूसरा में ये कर देता हूँ। हाँ, देखो, हम बोल रहे थे ना वहां पर कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया तो जरूरी नहीं है बी इज इक्वल टू सी, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको बोलता हूँ बेटे, ये जो एबीसी में से जो ए मैट्रिक्स है ना बेटे, अगर ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है ना, नॉन सिंगुलर, अगर ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो जरूर बी इज इक्वल टू सी होगा। मतलब ए को हम कैंसिल कर सकते हैं, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ उसको बोलते हैं। मेरे बात समझ रहे हो। यस उसी सर। उसी तरह बेटे प्रूव भी करेंगे। उसी तरह बेटे सपोज बी ए इज इक्वल टू सी ए दिया है ना, बी ए इज इक्वल टू सी ए दिया है, मैट्रिक्स चैप्टर में क्या बोल रहे थे कि बी एंड सी इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं
पक्के तौर पे बता सकता हूं बेटा, अगर ए नॉन सिंगुलर है, अगर ए नॉन सिंगुलर है मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो बेटा यहाँ पर हम ए एंड ए को कैंसिल कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, प्रूव भी करेंगे, क्लियर और नॉट। अच्छा तो बेटा Yes. इसको मैं समराइज करके यहाँ पर लिख लेता हूँ, समरी में 2 m होते हैं ना। हाँ बेटा देखो, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, then AB is equal to AC implies B is equal to C। दूसरा BA is equal to CA implies B is equal to C, है ना। अगर बेटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ए अगर नॉन सिंगुलर है, तब हम ये ए को कैंसल करके B is equal to C लिख सकते हैं, ए को कैंसल करके B is equal to C लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं बेटा राइट, इसको बोलते हैं बेटा लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। क्या बोलते हैं? लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। और इसको बोलते हैं राइट कैंसलेशन लॉ, क्योंकि ये दोनों के राइट में कैंसिल करें। लेकिन ध्यान रखो बेटे, ए बी इज इक्वल टू सी ए होगा तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, क्लियर और नॉट। ए बी इज इक्वल टू सी ए तो कैंसिल नहीं कर सकते, दोनों साइड में आइदर ए प्री मल्टीप्लाई हुआ होगा या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो फिर आप ये कंडीशन के हिसाब से दोनों को कैंसिल कर सकते हो। मैं दोबारा बोलता हूँ, दोनों साइड में ए प्री मल्टीप्लाई होगा या फिर दोनों साइड में पोस्ट मल्टीप्लाई होगा, और आप देखोगे कि अगर आपका ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो आप दोनों साइड से ए कैंसिल कर सकते हो। लेकिन अगर एक साइड में प्री मल्टीप्लाई हुआ है ए, दूसरे साइड में पोस्ट मल्टीप्लाई हुआ है ए, तो कैंसिल नहीं कर सकते इसको देख के, क्लियर और नॉट। अच्छा नेक्स्ट, अरे समझ लो मेरा बात। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया, इसको यहां पर लिखता हूं, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ यहां पर if determinant of a is equal to 0 आ गया and suppose AB is equal to AC है, then remember B is not equal to C, clear or not। और अगर BA is equal to CA है, then keep in mind B is not equal to C। अरे मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर कट। हेलो हेलो, समझ में आएगी नहीं? Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बेटा अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो कैंसिल नहीं कर सकते, और अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो कैंसिल कर सकते हो, क्लियर है ना। तो चलो प्रूव करते हैं कैसे, अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 पे हम कैसे कैंसिल कर लेते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा उसके लिए एक सेकेंड रुको, ठीक है, ओके। अच्छा सपोज लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मानो ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है बेटा। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, है ना बेटे, क्योंकि हमें पता है कि अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो इन्वर्टिबल हो जाएगा, ठीक है ना, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। नाउ लेट Yes, sir. ए बी इज इक्वल टू एस सी, मानो दिया है हमें ए बी इज इक्वल टू एस सी, और हमें पता है कि यहाँ पर ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इस सिचुएशन में, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें पता है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, जैसे कि यहाँ पर ए बी एंड ए सी इक्वल है, तो दोनों साइड में मैं और एक मैट्रिक्स को आइदर प्री मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, दोनों साइड में। अगर इस साइड में प्री मल्टीप्लाई तो इस साइड में भी प्री मल्टीप्लाई, अगर इस साइड में पोस्ट मल्टीप्लाई तो इस साइड में भी पोस्ट मल्टीप्लाई। एक साइड में प्री मल्टीप्लाई दूसरे साइड में पोस्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ए बी एंड ए सी इक्वल है, तो और यहाँ पर ए इनवर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है, यहाँ पर ए इनवर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है, तो मैं दोनों साइड में ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मेरा बात समझ रहे हो, क्या कर रहा हूँ? प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। Pre multiply. एवरीबॉडी गॉट इट? इस Yes, साइड में sir. भी ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई किया, आगे मल्टीप्लाई किया, इस साइड में भी आगे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो बेटा देखो हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ जरूर फॉलो करता है ना, मतलब पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, तीनों मैट्रिक्स का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, खाली एसोसिएशन बदल सकता है।
मतलब ए इनवर्स इंटू ए के ऊपर में भी ब्रैकेट दे सकता हूं, है ना। यस सर। तो बेटा ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है, आई होता है, आइडेंटिटी आई मैट्रिक्स। आई इंटू बी इज इक्वल टू आई इंटू सी। और बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी क्या होगा, वही बी बी इज आइडेंटिटी इक्वल टू मैट्रिक्स। सी। अरे मेरी बात समझ रहे हो। तो क्या पता यस चला, सर। क्या पता चला कि बेटे अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर ए नॉन सिंगुलर है, अगर ए नॉन सिंगुलर है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इस वजह से हम ये ए को कैंसल कर सकते हैं, ए को कैंसल कर सकते हैं और बी इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं। उसी तरह सपोज नाउ लेट बी ए इज इक्वल टू सी ए। अब बेटे मैंने बोला था कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों साइड में सेम मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई फिर पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, प्रोवाइडेड दैट मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। तो यहाँ पर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं दोनों साइड में ए इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, दोनों साइड में ए इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर पोस्ट। और नॉट, पोस्ट मल्टीप्लाइंग मतलब दोनों में पीछे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, सर पोस्ट वॉइस। मल्टीप्लाइंग। वही तो आएगा, वही आएगा। तो बेटे ये एसोसिएटिव लॉ अगर लगाए तो ए इनवर्स को ब्रैकेट दे सकता हूँ, है ना। बेटा देखो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त कभी भी इनका जगह चेंज नहीं कर सकते, जो जहां है वही वही है। खाली एसोसिएटिव लॉ मतलब ये दोनों ब्रैकेट में, अभी ये दोनों ब्रैकेट में हो गए। क्लियर है ना। हाँ, तो बी यस सर। इंटू आई इज इक्वल टू सी इंटू आई, और बी इंटू आई देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई करो या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करो, वही मैट्रिक्स आ जाता है। आई बी इज इक्वल टू बी आई इज इक्वल टू बी। याद है ना बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। हाँ, सी आई इज इक्वल टू सी। देखो तो इसका मतलब अगर बेटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो हम ए को दोनों साइड में लेफ्ट में कैंसिल कर सकते हैं, राइट में कैंसिल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, इसको बोलते हैं राइट कैंसलेशन लॉ। लेकिन कीप इन माइंड, अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, आप ये नहीं कर सकते, ये करना अलाउड नहीं है, ये करना अलाउड नहीं है, सरासर गलत बात है, ठीक है ना। बस कब कैंसिल कर सकते हो, जब दोनों साइड में ए प्री मल्टीप्लाई हुआ हो या फिर दोनों साइड में ए पोस्ट मल्टीप्लाई हुआ हो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा हो तो कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटे वही सारे प्रूफ लिखा है। ओके, बस लास्ट को रिमार्क देखो क्या लिखा है बेटे, ए बी इज इक्वल टू एस सी, है ना, ए बी इज इक्वल टू एस सी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी इज ट्रू ओनली व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। सपोज ए बी इज इक्वल टू एस सी लिखा है तो हम ए को कब कैंसिल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब ए नॉन सिंगुलर हो, है ना, ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। अदरवाइज देयर डू एग्जिस्ट मैट्रिसेस ए बी सी सच दैट, नहीं तो ऐसे भी मैट्रिसेस हैं जिनके लिए ए बी इज इक्वल टू एस सी हो रहा होगा लेकिन बी एंड सी बराबर नहीं हो रहे होंगे। क्लियर और नॉट। तो ऐसा कब कर सकते हैं, ओनली व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। हेलो। यस सर। हाँ, यस सर। ओके। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखे कि प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह चीजें सीखे यहाँ से, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। ये भी एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर में ही है, बाहर से लाया हूँ। तो बेटे ये तो रिवर्सल लॉ आपको पता ही है। बेटे जैसे ही ट्रांसपोज का रिवर्सल लॉ होता है उसी तरह इन्वर्स का भी रिवर्सल लॉ होता है, और इसको प्रूव भी किए थे मैट्रिक्स चैप्टर में। बेटे ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है ना, प्रोवाइडेड दैट ए एंड बी आर इन्वर्टिबल, प्रोवाइडेड दैट ए एंड बी आर इन्वर्टिबल। क्लियर और नॉट, प्रोवाइडेड दैट ए इनवर्स एंड बी इनवर्स एग्जिस्ट, है ना। अगर वो दोनों एग्जिस्ट ही ना करे तो इसका क्या मतलब होगा। अच्छा, और बेटा अगर ए बी दोनों इन्वर्टिबल हो गए तो ऑटोमेटिकली ए इंटू बी बी इंटू ए वो दोनों भी इन्वर्टिबल होते हैं, कल पढ़े थे, याद है ना। अगर ए बी दोनों इन्वर्टिबल है तो ए बी बी ए वो दोनों भी इन्वर्टिबल है, याद है ना। उसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्सेस। अच्छा बेटा ये दो नहीं, दो से ज्यादा जितने भी मैट्रिसेस हो चलेगा। बेटा एबीसी का इन्वर्स क्या होगा, सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्लियर और नॉट, सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, प्रोवाइडेड दैट ये तीनों एग्जिस्ट कर रहा हो, है ना, मतलब ए इज इन्वर्टिबल, बी इज इन्वर्टिबल, सी इज इन्वर्टिबल होना चाहिए।
अरे मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, देखो बेटे हमें पता है कि a इंटू ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए का इनवर्स इंटू ए, दोनों क्या है बेटे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो इसका मतलब ए एंड ए इनवर्स दोनों एक दूसरे का इनवर्स है ना, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। जैसे ए इनवर्स का, सॉरी, जैसे दिस इज इनवर्स ऑफ ए, उसी तरह ए भी इज इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। मेरा समझ ना, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। तो बेटे ए को हम लिख सकते हैं ए इनवर्स का इनवर्स। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये लास्ट पॉइंट, लास्ट रिमार्क देखो बेटे, इसको मैं यहां पर आपको समझाता हूं। सपोज बेटे मेरे पास, मैं क्या करता हूं, ए इंटू ए का इनवर्स निकालना चाहता हूं, ठीक है ना। ए इंटू ए का इनवर्स, बेटे ए इंटू ए का इनवर्स, बेटे रिवर्सल लॉ क्या बोलता है? रिवर्सल लॉ क्या बोलता है बेटा? अगर ए बी का इनवर्स पूछता हूं दैट इज इक्वल टू बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, है ना। रिवर्सल लॉ देखो, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, है ना। तो यहाँ पर भी रिवर्सल लगेगा, ए इंटू ए का इनवर्स मतलब ये सेकंड वाला ए का इनवर्स इंटू फर्स्ट वाला ए का इनवर्स। मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा, दैट इंप्लाइज, अरे समझ रहे हो ना रिवर्सल अप्लाई, दैट इंप्लाइज Yes. Yes, sir. बेटे एक स्क्वायर मैट्रिक्स को उसी के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं, जो ए इंटू ए, इसको क्या बोलते हैं? ए का स्क्वायर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? ए का स्क्वायर, है ना। तो ए का स्क्वायर वाला जो मैट्रिक्स है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर उसको बोलते हैं ना। ए स्क्वायर का इनवर्स क्या है बेटे? अच्छा देखो बेटे, यहाँ पर ए इनवर्स, अगर ए का स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स भी तो उसी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे? ए इनवर्स का स्क्वायर, देख रहे हो? तो एक इंटरेस्टिंग सा, हेलो, गेट इट और नॉट? गेट इट और नॉट? Yes, ए का yes, sir. स्क्वायर का, ए Yes, का, sir. Yes. ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए का स्क्वायर करके इनवर्स निकालना जो है, उसका इनवर्स निकाल के स्क्वायर करना भी वही है, ठीक है। तो मुझे अगर सपोज ए का स्क्वायर का इनवर्स निकालना हो तो मैं सिंपली ए का इनवर्स का भी स्क्वायर निकाल सकता हूँ, दे आर द सेम। और बेटे इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, सिमिलरली इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, ए टू द पावर एम का इनवर्स इज इक्वल टू ए का इनवर्स का पावर एम। मेरा बात समझ रहे हो? वेयर एम इज सम नेचुरल नंबर। अरे मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. क्लियर और नॉट? हाँ, तो देखो Yes, बेटे, sir. ए टू द पावर एम का इनवर्स इज इक्वल टू ए टू द पावर इनवर्स का पावर एम। तो इसका मतलब है ए टू द पावर 5 का इनवर्स क्या होगा? जो है ए इनवर्स का पावर 5 भी वही है। अब ये सुनो है, एग्जाम में इसको ए टू द पावर 5 टू द पावर -1, इसको ए टू द पावर -5 कितना लिख के आओगे? अरे कितने लिख के आओगे? कोई ऐसा लिख के आओगे क्या है? अरे डज इट मेक एनी सेंस? अरे इसका No, कोई sir. मतलब होता है, मैट्रिक्स दुनिया में इसका कोई मतलब होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स उसका पावर -5 कर No, सकते sir. हो? No. डज इट मेक एनी सेंस? जो ए का इनवर्स होता है, ये जो लिख रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि ए टू दी पावर -1, ये बस लिखने का तरीका है। ये है ए का इनवर्स, ठीक है ना। ए कोई नंबर नहीं है। हाँ, तो उसका पावर 5 लिखा है, वैसे ही रहेगा। हाँ, उसको ऐसे मत कर देना, नहीं कर देना है तो गलत बात है बेटा, पूरा पास हो जाएगा। तो पूरा मतलब सब सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसका 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 कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। क्यों मार कटा है वहां पर जब आप पूछोगे तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं देगा, बस एक चांटा लगा देगा। क्लियर है ना? ठीक है, हेलो गेट, अच्छा, Yes, Yes, sir. sir. ओके। अच्छा, ये वाला सवाल देखो, हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइम हो गया है। ये वाला सवाल देखो बेटे, यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स ए दिया है और बोला है, एनसीईआरटी का सवाल है, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल आई इज इक्वल टू नॉल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो हालांकि ये सवाल इस चैप्टर मतलब इस एक्सरसाइज में दिया है, लेकिन आप देखोगे इसको करते वक्त आपको कोई मतलब डिटर्मिनेंट का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ये सवाल को करते वक्त, ठीक है। आप देखोगे, खुद देखोगे,
ये सिंपल मैट्रिक्स का सवाल है, मतलब दे दिया है डिटरमिनेंट चैप्टर में, लेकिन मैट्रिक्स का सवाल है, ठीक है। उसने बोला यस है सर। कि सर इसे हाँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेके स्मॉल ए इंटू ए प्लस बी ए ले जाएंगे। पहले पहले देखो बेटे, आप ये एक्सप्रेशन लिखोगे बेटे, क्या गिवन है बेटे, आपको क्या गिवन है कि ए का स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू ए प्लस स्मॉल बी इंटू आई इज इक्वल टू नॉल। एंड ऑब्वियसली बेटे आई का ऑर्डर क्या लोगे बेटे, जो ए का ऑर्डर है, ये पॉलिनोमियल है, समझ में आ रहा है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जो ए का ऑर्डर है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी रहेगा, मतलब आई भी 2/2 का ही लोगे। तो बेटे आपको खाली बाहर ए स्क्वायर निकालना होगा, फाइंड ए स्क्वायर निकालोगे, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर लिखोगे प्लस ये ए इंटू ये ए मैट्रिक्स लिखोगे प्लस ये बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखोगे, यार मेरे बात समझ रहे हो, इज इक्वल टू यस नॉल सर। मैट्रिक्स करोगे, है ना। बस क्या करोगे बता रहा हूँ, बस खत्म। ये मैट्रिक्स एडिशन कर पाओगे ना, ये ए को स्केलर स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, ये स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, ये स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर बेटे तीनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे, क्लियर है ना, तीनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे, तीनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद आपको एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा विच इज इक्वल टू राइट वाला मैट्रिक्स। उसके बाद क्या करना बेटे, आपको पता है दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं तो उनका कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं ना, तो उससे आपको ये ए एंड बी का वैल्यू मिल जाएगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो, यस सर। ठीक है, इसको आप कर लोगे। अच्छा, एक ये लास्ट क्वेश्चन खाली 16 नंबर क्वेश्चन में करूंगा, और बाकी के सारे क्वेश्चन आपका असाइनमेंट दे दिया, ऑलरेडी 10-10 हो गया है, बस 1 मिनट में इसको मैं समझा देता हूँ, मैं नहीं करूंगा पूरा, खाली समझा देता हूँ। उसने बोला है कि देखो बेटे क्वेश्चन में दे रखा है 16 नंबर क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स है गिवन है। देखो बेटे ये जो लिखा है थोड़ा मतलब थोड़ा गड़बड़ी करके लिखा है, 2-1-1 1-2-1 1-1-1, ठीक है ना, थोड़ा खिसा गया है थोड़ा, ठीक है। अच्छा बोला है कि वेरीफाई दैट दिस थिंग इज इक्वल टू नॉल, ठीक है ना। वेरीफाई करना है मतलब आपको इनको इंडिविजुअली निकालना है, मतलब पहले आपको ए स्क्वायर निकालना होगा। अरे मेरे बात समझ रहे हो, बता रहा हूँ कैसे करना है। फाइंड ए स्क्वायर करोगे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप फाइंड ए क्यूब, अच्छा ये कलर दिख नहीं रहा है बोल रहे थे ना, अच्छा फाइंड ए क्यूब। बेटे ए क्यूब मतलब ए इंटू ए स्क्वायर करो या फिर ए स्क्वायर इंटू ए करो, क्लियर और नॉट, एक ही बात है, मेरे बात समझ रहे हो। यस सर। ये करोगे, उसके बाद इसको वेरीफाई करोगे, है ना, वेरीफाई करोगे, देन वेरीफाई, देन वेरीफाई, वेरीफाई पूरा मतलब ए क्यूब निकला होगा, 6 ए स्क्वायर भी निकला होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर निकाले हो, तो बस ये मैट्रिक्स खाली एडिशन सब्ट्रैक्शन करके इसको नॉल हो रहा है वेरीफाई कर दोगे। उसके बाद जो दिया है वो इम्पोर्टेंट है, बोला है कि फाइंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, मतलब यहाँ पर बेटे वो बोल रहा है कि ये जो दिया है ना इस इक्वेशन के मदद से ए इनवर्स निकालो, हेंस फाइंड ए इनवर्स, मतलब समझ रहे हो, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो यहाँ पर आपको ए इनवर्स डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं निकालना है, मार्क कट जाएगा, क्लियर हो ना, इसको देख के आपको इनवर्स निकालना है, मेरे बात समझ रहे हो, बस। अच्छा वो यस क्या सर। क्या आपको दिया है बेटे, इक्वेशन क्या दिया है, ए ए क्यूब क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर हम्म प्लस 9 ए माइनस 4 आई। प्लस 9a - 4i, है 4 ना, आई इज इक्वल टू नॉल। इज इक्वल टू नॉल। अब देखो बेटे बहुत सिंपल है, एक ही बता दूंगा उससे तरह सारे करोगे, या इसके आगे की कैसे, ये जीरो नहीं है बेटे नॉल, इसके आगे बेटे कैसे प्रोसीड करोगे। बेटे देखो आप इसके लिए पहले ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे, है ना, फर्स्ट फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि बेटे अगर ए का डिटर्मिनेंट खुद जीरो हो गया तो ये तो निकालने के फायदा नहीं है ना, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो पहले तो ए का डिटर्मिनेंट निकालना होगा, है ना, इसके लिए फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बेटे उसके बाद आपको क्या करना है, आइदर प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई, जो भी करो बस एक कोई करना है, आइदर प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना, आपका मर्जी, आप कैसे भी करो, प्री मल्टीप्लाई करो या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करो। तो सपोज मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बेटे ए इनवर्स इंटू ए क्यूब, बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है पता है, मतलब पूरा के साथ ए इनवर्स जब मल्टीप्लाई करूंगा, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब होगा माइनस ए इनवर्स इंटू 6a स्क्वायर, और बेटा आपको पता है जो स्केलर है 6
वो पूरा बाहर आ सकता है। अरे समझ रहे हो ना, कल पढ़ाया था मैंने। Yes, sir. 6 ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस Plus 9A inverse is ए इनवर्स 9 है, 9 बाहर आ सकता है, 9 इंटू ए इनवर्स है। बेटा जगह चेंज नहीं करूंगा, जगह चेंज नहीं करूंगा। 4 इंटू ए इनवर्स इंटू आई। सब में मैंने देखो प्री मल्टीप्लाई किया हूँ, किसी में पोस्ट मल्टीप्लाई नहीं किया हूँ। इनवर्स इंटू नॉल, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, ध्यान से देखो, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब, ठीक है ना बेटा। ए इनवर्स, मैं इसको रॉक में करता हूँ, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब मतलब क्या है बेटे, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब क्या होता है बेटे, ए इंटू ए स्क्वायर, है ना। A into A square. अब देखो बेटा, आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ जरूर फॉलो करते हैं ना, मतलब आप चाहो तो ये दोनों को ब्रैकेट में भी रख सकते हो, ठीक है नहीं। ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है नहीं। मतलब जगह किसी का चेंज नहीं होना चाहिए। और बेटे I ए into इनवर्स A इंटू square हो जाएगा. आई इंटू ए स्क्वायर, और आई इंटू ए स्क्वायर क्या होगा बेटे, A square. क्योंकि एनी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वही मैट्रिक्स। तो सिंपल आप याद रखो बेटे, ये ए इनवर्स है ना, इसमें से एक ए को खा जाएगा, ए इनवर्स एक ए को खा गया, एक बस दो ए बचे, ए स्क्वायर। अरे मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर और नॉट। ये होगा ए का स्क्वायर माइनस 6 बेटे ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर। 6A ए, हाँ, ए इनवर्स एक ए को खा जाएगा, क्या रहेगा ए। अरे समझ रहे हो सब। plus 9. Yes, sir. ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए है ना। अच्छा एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा हूँ, ये दोनों को मल्टीप्लाई पहले कर रहा हूँ, तो आई इंटू ए कितना हो जाएगा। A. हाँ, और बेटे 9 इंटू दिस क्या हो जाएगा, Only 9. ओनली 9 है, 9 आई है ना, ए इनवर्स इंटू ए कितना आई है ना, मैट्रिक्स है ना, Yes, sir. 9 एक नंबर है ना, 9 आई है ना। अच्छा बेटे 4 इंटू ए इनवर्स इंटू आई, बेटा ए इनवर्स इंटू आई कितना होगा, ए इनवर्स। A inverse. अच्छा एनी मैट्रिक्स नॉल मैट्रिक्स क्या होगा बेटे। Null. हेलो, मेरे पास सबको समझ में आ रहा है, हेलो। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो बेटा 4a इनवर्स को राइट साइड में ले जाते हैं, प्लस 4a इनवर्स होकर चला जाएगा, प्लस 4a इनवर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटे, ए स्क्वायर A माइनस square 6 है। minus 6A plus 9I. हाँ, तो बेटे ए इनवर्स क्या होगा बेटे, 1/4 सब में All मल्टीप्लाई by करो, है ना। divided by 4. हाँ 1/4 ए स्क्वायर माइनस 6/4 ए प्लस 9/4 आई। तो ऐसे ए इनवर्स आपको निकालना होता है, ए इनवर्स आ गया ना, अभी ये निकालना होगा, ये आपको निकालना होगा। मतलब ए स्क्वायर निकाले हो, 1/4 उसमें मल्टीप्लाई करोगे, ए तो ऑलरेडी दिया गया है, 6/4 मल्टीप्लाई करोगे, आई के साथ 9/4 मल्टीप्लाई करोगे, और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे, और ए इनवर्स आपको मिल जाएगा। क्लियर और नॉट। तो आपको असाइनमेंट है पूरा एक्सरसाइज 4.5। अच्छा बेटे खाली 1 मिनट दोगे, बस एक ही क्वेश्चन बचा, ये लास्ट क्वेश्चन बचा 18 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बस एक ही बच गया, कर देते हैं, खत्म हो गया एक्सरसाइज। चलो एक में 1 मिनट बस Yes, होगा। sir. अच्छा बस आज एक सेक्रीफाइस कर लो। बेटा वो बोल रहा है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या है, बेटा याद रख लो, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा पता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, याद रखो, ठीक है। क्यों, देखो बेटे आपको पता है ना, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, राइट। Yes, sir. अच्छा बेटा दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है, दोनों साइड में डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा हमें पता है ना, ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट टू बी का डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा, ये ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, To है ना। A inverse का determinant. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। 1. तो बेटा ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 1 by A determinant. प्रूव्ड हो गया। Yes, sir. हाँ ये ऑप्शन है ना, वो चाहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ प्रोवाइडेड दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ चलो Non-singular. हाँ, तो आज के लिए इतना ही।